हेलो एवरीवन। तो जेपीएससी प्रीलिम्स का आज एक टॉपिक हम लोग देख लेते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस के ऊपर। इसमें मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कलेक्ट किया है और उससे संबंधित कुछ कंसेप्ट्स भी हम लोग देखते जाएंगे। ओके, ताकि वो पार्टिकुलर क्वेश्चन के अलावा अगर उससे रिलेटेड कोई और कॉन्सेप्ट पूछा जाता है या फैक्ट पूछा जाता है तो उसको भी आप आंसर कर पाएंगे एग्ज़ाम में। ओके, तो ये जो भी सेक्शन एच का अपना एजेंडा बचा हुआ है चैनल पे, इसके अलावा जो भी मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी कमिट किया था पहले, वो सब मैं आपको कंप्लीट करा देता हूँ धीरे धीरे, ताकि काफ़ी लोग इसका भी वेट कर रहे होंगे। तो आइए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं और रिलेटेड कंसेप्ट देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपके लिए यूज़फुल रहेगा, पर्टिकुलरली अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड। ओके, अभी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा ये सब क्या होता है। तो पूछा जा रहा है कि पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी को और किस नाम से जाना जाता है? कास्ट ब्यूरोक्रेसी, मेरिट ब्यूरोक्रेसी, गार्डियन ब्यूरोक्रेसी या फिर स्पॉयल्स सिस्टम। ओके, तो पहले ये समझ लेते हैं कि ये सब ब्यूरोक्रेसी आया कहाँ से। तो देखिए, एक थिंकर थे, नाम है F.M. मार्क्स। ओके, ये एक जर्मन अमेरिकन पॉलिटिकल थिंकर या पॉलिटिकल साइंटिस्ट कह सकते हैं, वो थे। ठीक है, और इनका एक बुक है, उस बुक का नाम है द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना, द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। इस बुक का नाम शायद जो फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो था उसमें ही मैंने लिया था। तो इस बुक में ये कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसको चार तरह से आप क्लासिफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ओके, वो चार तरह कौन कौन सा है? तो वो चार तरह है: गार्डियन ब्यूरोक्रेसी नंबर 1, ओके, कास्ट ब्यूरोक्रेसी नंबर 2, पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी नंबर 3 और मेरिट ब्यूरोक्रेसी नंबर 4। ये चार तरह से ब्यूरोक्रेसी को ये डिवाइड करते हैं F.M. मार्क्स इन हिज बुक द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट। ओके, तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ, वो होगा स्पॉयल्स सिस्टम, है ना, लूट प्रणाली। तो पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी, अब समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये सब ब्यूरोक्रेसी होता क्या है। सबसे पहले वो बोलते हैं पहला क्लास है गार्डियन ब्यूरोक्रेसी। तो गार्डियन ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि जो ब्यूरोक्रेट है वही सर्वे सर्वा है। ठीक है, मतलब वेलफेयर जनता का, ठीक है, जस्टिस, सब उसी के हाथ में है ना। तो वो एक बहुत प्रोमिनेंट अधिकारी होता है समाज में, और सारा कुछ मोस्टली जो एक जनता के काम का चीज़ है वो सब उसके कंट्रोल में होता है। तो ये है गार्डियन ब्यूरोक्रेसी में। ये एंशियंट चाइना में देखा गया था, ठीक है, एंशियंट चाइना में, इसके अलावा प्रूसियन अम्पायर, ये सब जगह इसको नोटिस किया गया है, ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है, उनके अनुसार इस बुक में। ओके, तो ये था गार्डियन ब्यूरोक्रेसी। इसके बाद होता है कास्ट ब्यूरोक्रेसी। कास्ट ब्यूरोक्रेसी आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि क्या किसी पार्टिकुलर कास्ट या फिर किसी पार्टिकुलर क्लास, इसी के लोगों को हायर पोजीशंस दिया जाता था, यानी ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन दिया जाता था। ठीक है, तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, इंडिया है ना, ब्रिटेन। अब इंडिया में क्या है? इंडिया में है कास्ट सिस्टम। तो जो कुछ पार्टिकुलर कास्ट के लोग हैं उन्हीं को फेवर किया जाता था ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन के लिए। ओके, तो ये आपको इंडिया में देखा जा सकता था पुराने ज़माने में। उसके अलावा ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन में क्या है, वहाँ क्लास देखा जाता है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ब्रिटेन का अगर बात किया जाए तो वहाँ पर किसी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को ही ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन दिया जाता था। और वो यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ होते थे? जहाँ पर कि काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज़ के बच्चे जो है पढ़ने आया करते थे। ठीक है, तो वहाँ पर ये सिस्टम प्रिवेलेंट था। तो वहाँ पर कास्ट नहीं, वहाँ पर क्लास था प्रिवेलेंट। इंडिया में कास्ट था प्रिवेलेंट। तो इंडिया में जो है, जो कुछ पार्टिकुलर कास्ट के लोग हैं उन्हीं को इम्पोर्टेंट पोजीशंस दिया जाता था। ओके, तो ये सब हो गया कास्ट ब्यूरोक्रेसी का एग्जाम्पल इस बुक के हिसाब से, है ना। उसके बाद आता है पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी। पैट्रोनेज जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मतलब कि फेवर देना, है ना। जैसे मैं अगर किसी बड़े पोजीशन पे हूँ तो अपने बंदे को मैं फेवर कर रहा हूँ, उसको बिठा दिया मैं बड़े पोजीशन पर, उसको ब्यूरोक्रेट बना दिया, है ना, उसको सेक्रेटरी बना दिया, कुछ भी इस तरह से। तो ये वाला सिस्टम सबसे ज़्यादा कहाँ पर पॉपुलर था? यूएस से। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी के लिए कौन सा देश सबसे ज़्यादा फेमस है? ठीक है, तो वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट जो है, मतलब इसका एकदम वो इसी को फॉलो किया करता था बहुत स्ट्रिक्टली,
है ना। तो ये सब जो है ध्यान रखेंगे थोड़ा। उसके अलावा लास्ट है मेरिट ब्यूरोक्रेसी। तो मेरिट ब्यूरोक्रेसी नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो आजकल हर जगह फॉलो होता है इंक्लूडिंग इंडिया, है ना। एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, तब जाकर लोगों का सिलेक्शन होता है सिविल सर्विसेज के लिए। तो ब्यूरोक्रेसी FM मार्क्स के बुक द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट के अनुसार 4 तरह का है: गार्डियन ब्यूरोक्रेसी, कास्ट ब्यूरोक्रेसी, पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी और मेरिट ब्यूरोक्रेसी। इसमें से पैट्रोनेज ब्यूरोक्रेसी को ही स्पॉयल्स सिस्टम भी कहा जाता है। ओके, तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है ब्यूरोक्रेसी इज द प्राइस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। नौकरशाही संसदीय लोकतंत्र की कीमत है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन में आपका फाइनर, रामसे मुयर, हर्बर्ट मॉरिसन, FM मार्क्स, ये सब नाम दिया हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए स्टेटमेंट, ठीक है। छोटा स्टेटमेंट है, मैं हमेशा बोलता हूँ आपको कि इस तरह का जो कॉम्पैक्ट स्टेटमेंट्स होता है ये सब एग्ज़ाम का फेवरेट होता है, ठीक है। वो ज़्यादा लंबा चौड़ा 4-5 लाइन का स्टेटमेंट सेल्डम, मतलब कभी कभी ही देते हैं वो, नहीं तो जनरली छोटा और कॉम्पैक्ट क्वेश्चन ही होता है, बिल्कुल 1 लाइन का, ठीक है। तो याद रखेंगे, स्टैंड अलोन फैक्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। ये हर्बर्ट मॉरिसन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। मतलब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब ये दोनों मतलब सेपरेट नहीं किया जा सकता है ना। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है तो ब्यूरोक्रेसी भी होगा ही। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कीमत है ब्यूरोक्रेसी, ओके, इसका यही मतलब हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड गवर्नेंस। ओके, नॉट ए फीचर, कौन सा सुशासन का विशेषता नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन है पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्सिवनेस, कंसेंसस ओरिएंटेड या फिर नन ऑफ द अबव। तो अगेन ये आपको जानना तो चाहिए ही, 8 मुख्य विशेषता है गुड गवर्नेंस का, ओके। और ऐसे भी अगर क्वेश्चन में आता है, ऑप्शन में आता है, तो आप ऑप्शन देखकर कॉमन सेंस से एलिमिनेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेशन ऑफ कोर्स गुड गवर्नेंस का व्यवस्था है। पार्टिसिपेशन मतलब सब लोगों को साथ लेकर आपको चलना है पॉलिसी बनाने में, है ना, कोई भी काम करने में गवर्नमेंट को। रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए। रिस्पॉन्सिवनेस मतलब अगर आप कोई सर्विस डिमांड करते हैं किसी गवर्नमेंट एजेंसी से, तो आपको एक निर्धारित समय सीमा में एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस मिलना चाहिए, ये रिस्पॉन्सिवनेस हो गया। कंसेंसस ओरिएंटेड यानी कि सबका सहमति से कोई भी काम, कोई भी पॉलिसी समाज में बनना चाहिए, ओके। तो अगेन ये सारा जो है गुड गवर्नेंस का फीचर है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, नॉन ऑफ द अबव, ओके। गुड गवर्नेंस का इन तीनों के अलावा और क्या क्या फीचर है, 5 और है जो आप याद रखेंगे, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, है ना, पारदर्शिता। ट्रांसपेरेंसी के अलावा इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, सबको साथ लेकर चलना है ना। इंक्लूसिवनेस, सबको साथ लेकर चलना है। इक्विटी यानी जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है देश में, उसमें सबका स्टेक होना चाहिए, ठीक है ना, सबका हिस्सा होना चाहिए उसमें, और डेवलपमेंट प्रोसेस का फ़ायदा सबको मिलना चाहिए, ओके। तो इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस ये हो गया एक। उसके अलावा इफ़ेक्टिवनेस होना चाहिए, ठीक है, इफ़ेक्टिवनेस होना चाहिए, इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। एफिशिएंट यानी कि लेट लतीफ़ी नहीं, काम सही समय पर और सही स्टैंडर्ड के साथ होना चाहिए, ओके। इफ़ेक्टिव होना चाहिए यानी पॉलिसीज़ जो है उसका एक टेंजिबल आपको परिणाम दिखना चाहिए, टेंजिबल रिजल्ट दिखना चाहिए। इफ़ेक्टिव है कि नहीं, बस यूँ ही खाना पूर्ति के लिए पॉलिसी नहीं बन रहा है, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, जिस पर्पज़ के लिए बना वो पर्पज़ फुलफ़िल करना चाहिए, ओके। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है गुड गवर्नेंस का, अकाउंटेबल होना चाहिए। कोई भी एजेंसी गवर्नमेंट का कोई काम करता है और उसमें कुछ गड़बड़ होता है तो दे मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल, ओके। उनका जो है इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। तो ये 5 जो है, रूल ऑफ लॉ 1, ट्रांसपेरेंसी 2, इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ये होना चाहिए, ये 3rd, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस 4th, अकाउंटेबिलिटी 5th, और ये 3 पार्टिसिपेशन, रिस्पॉन्सिवनेस और कंसेंसस ओरिएंटेड। ये 8 गुड गवर्नेंस का फीचर होता है जो आपको याद रखना है, ओके। और इन सब गुड गवर्नेंस को अलग अलग तरह से हासिल करने का कोशिश किया जाता रहा है ना। आए दिन सरकार जो ऐसा काम करता है जिससे कि ये सब हासिल किया जा सके, है ना। जैसे इंक्लूसिवनेस के लिए जन धन योजना, है ना, ये सब प्रोग्राम चलाया गया। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए कई सारा ऑडिटिंग किया जाता है ना।
ट्रांसपेरेंसी के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे विजिलेंस कमीशन है, निगरानी विभाग है ना, ये सब ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए है। ओके, तो ये सब अलग अलग तरीका है जिससे कि गुड गवर्नेंस का जो भी मकसद है उसको हासिल करने का कोशिश किया जाता है। ओके, तो ये सब ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गुड सिटीजन्स चार्टर। निम्नलिखित में से कौन एक अच्छे नागरिक घोषणा पत्र की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो अब ये नागरिक घोषणा पत्र या सिटीजन्स चार्टर जिसको बोलते हैं वो होता क्या है, वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है ना, वो एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो सरकार का जितना भी एजेंसी है वो इस तरह का एक डॉक्यूमेंट जारी करता है जिसमें कि वो बताता है कि उसका किस क्षेत्र में वो सर्विस देगा। ठीक है, उससे आपको अगर शिकायत होगा तो आप उसका निपटारा कैसे होगा, है ना, कितने दिनों में आपको सर्विस देगा वो। ओके, सर्विस का स्टैंडर्ड क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित और जानकारी, ये सब उसमें दिया रहता है। आप कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी का जो वेबसाइट पर जाइएगा, कोई मंत्रालय का, कोई डिपार्टमेंट का, तो आप वहाँ पर देखिएगा कि सिटीजन चार्टर का एक कॉर्नर में टैब होता है, उस पर क्लिक करके देखिए क्या कुछ दिया होता है उसमें, है ना। और तो यही है सिटीजन चार्टर में। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक अच्छे सिटीजन चार्टर का क्या फीचर नहीं है। ठीक है, तो एक अच्छे सिटीजन चार्टर का क्या कुछ फीचर हो सकता है। सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए उसमें, ऑफकोर्स होना चाहिए, तभी तो सबको समझ में आएगा, नहीं तो वैसा चार्टर का वैसा डॉक्यूमेंट का फ़ायदा क्या है। फीडबैक मैकेनिज़्म, अगर आम जनता उसमें कुछ सलाह देना चाहता है, कुछ सजेशन देना चाहता है तो उसके लिए उपाय होना चाहिए। इफ़ेक्टिव रेमेडीज़, कोई समस्या आने पर उसका समाधान कैसे होगा उसके बारे में उसमें उपाय दिया होना चाहिए, ये भी फीचर हो सकता है। स्टैटिक कंटेंट, क्या ये फीचर होना चाहिए गुड सिटीजन्स चार्टर का? नहीं, स्टैटिक नहीं होना चाहिए कंटेंट। ऐसा नहीं है कि अब जो है सो सन 2000 में आप लिख दिए थे जो वही आज भी है ना, उसमें अपडेट होना चाहिए। नया नियम बना है, नया कानून बनते रहता है आए दिन, है ना। लोगों का डिमांड का नेचर चेंज हुआ है, लोग अब किस तरह का इन्फॉर्मेशन डिमांड करते हैं, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए इसमें अमेंडमेंट होते रहना चाहिए। ठीक है ना, अच्छा सिटीजन चार्टर का ये पहचान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्टैटिक कंटेंट नहीं होना चाहिए, डायनेमिक कंटेंट होना चाहिए, चेंज होते रहना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका जो भी सिटीजन्स चार्टर है उसमें आपको सर्विस का स्टैंडर्ड मेंशन किया होना चाहिए, किस सर्विस, किस लेवल का, किस स्टैंडर्ड का आप सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, है ना। मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म होना चाहिए। ओके, इसके अलावा रिव्यू का मैकेनिज़्म होना चाहिए, उसको बार बार देखने का कोई हिसाब किताब होना चाहिए ताकि पता चले कि कहाँ पे कमी है, खामी है। ओके, तो इफ़ेक्टिव रेमेडीज़, फीडबैक मैकेनिज़्म, सिंपल लैंग्वेज, एक पार्टिकुलर सर्विस का स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, मॉनिटरिंग का कोई उपाय होना चाहिए, रिव्यू का उपाय होना चाहिए। ये सब एक अच्छा सिटीजन चार्टर का कैरेक्टरिस्टिक होता है, फीचर होता है ना। तो ये सब 5-6 जो है आप ध्यान में रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है। फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स एस्टेब्लिश्ड इन 2004। 2004 में स्थापित सिविल सेवा सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपका वीरप्पा मोइली, जी रोहिणी, एन बोहरा या फिर पी.सी. होटा। तो इसका आंसर आई एम श्योर कि आप लोगों में से ज़्यादा लोग को पता होगा, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ओके, पी.सी. होटा, है ना। तो ये जो है आपका जो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स कमेटी था उसके ये चेयरमैन थे, जो कि 2004 में गठित किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से। ठीक है, तो पी.सी. होटा ये कौन थे? फॉर्मर यूपीएससी चेयरमैन थे, यूपीएससी चेयरमैन थे, है ना, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद पर्सनल मिनिस्ट्री में ये सेक्रेटरी भी थे शायद। तो ये जो है पी.सी. होटा, चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स 2004, उसके चेयरमैन थे, याद रखेंगे। आपको ये सब मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है। ओके, तो जैसे ये जी रोहिणी कमेटी है ना, ये रिसेंट है, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। ओके, ये आप बताइएगा कमेंट करके कि ये किस कमेटी की ये चेयरमैन थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर बैरियर्स टू गुड गवर्नेंस एज पर सेकेंड ARC रिपोर्ट टाइटल्ड सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर छठे JPSC में भी पूछा गया था क्वेश्चन, है ना, और यहाँ भी आपसे पूछा जा सकता है अगेन। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि 5 बैरियर बताया गया था इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, ये जो सेकेंड ARC रिपोर्ट है उसमें गुड गवर्नेंस, ठीक है, सुशासन में बाधा, 5 बाधा बताया गया था। वो 5 याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ओके,
3 यहाँ पर दिया हुआ है, ऑफ कोर्स मैंने बता दिया, तो इसका आंसर तो डी होगा, है ना, ऊपर के सभी। एटीट्यूडिनल प्रॉब्लम्स ऑफ सिविल सर्वेंट, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, रेटिफिज्म। ठीक है, तो ये सब ये समस्या तो है ही, जिसकी वजह से गुड गवर्नेंस सरकार को प्रोवाइड करने में समस्या आता है। इन सब के अलावा लो लेवल ऑफ अवेयरनेस, ठीक है ना, लो लेवल ऑफ अवेयरनेस है जनता के बीच। ओके, लो लेवल ऑफ अवेयरनेस, किस बात का अवेयरनेस? राइट्स एंड ड्यूटीज़, है ना, आपका क्या अधिकार है, आपका क्या हक है, ठीक है, प्लस आपका क्या ड्यूटी है समाज के प्रति, उससे संबंधित लो लेवल ऑफ अवेयरनेस है लोगों में। ठीक है, तो ये एक और समस्या है, गुड गवर्नेंस क्यों नहीं सरकार प्रोवाइड कर पाता है। इसके अलावा एक समस्या और है, ठीक है, वो है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, लॉज एंड रूल्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है अच्छे तरह से, ठीक है ना, इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होता है लॉज एंड रूल्स का, नियम कानून का सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है, सही से लागू नहीं होता है, जिसकी वजह से अगेन गुड गवर्नेंस नहीं प्रोवाइड किया जा पाता है। ठीक है, तो इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स एंड लॉज, उसके अलावा लो लेवल ऑफ अवेयरनेस, है ना, जनता के बीच अवेयरनेस का कमी, उसके बाद एटीट्यूडिनल प्रॉब्लम ऑफ सिविल सर्वेंट, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, रेड टेपिज्म, ये 5 जो है मुख्य तौर पर बैरियर है, बाधा है गुड गवर्नेंस प्रोवाइड करने में। ओके, एज पर सेकेंड ARC रिपोर्ट, जिसका कि टाइटल था सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। वेयर इज़ द नॉन फॉर प्रॉफिट गवर्नेंस थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर लोकेटेड? गैर लाभ थिंक टैंक पब्लिक अफेयर्स सेंटर कहाँ स्थित है? ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है, इससे संबंधित एक रिपोर्ट भी जारी होता है, वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, करेंट अफेयर्स में आपको पूछा जा सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये थिंक टैंक कहाँ स्थित है। ठीक है, इसका नाम है पब्लिक अफेयर्स सेंटर और ये है बेंगलुरु में। ओके, इसका एक रिपोर्ट जारी होता है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, है ना, जो राज्यों का रैंकिंग निकालता है अलग अलग गवर्नेंस पैरामीटर्स पे। ओके, तो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020, ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जैसे इसमें टॉप स्टेट कौन है ना, बॉटम स्टेट कौन है, या फिर आपके स्टेट का रैंक पूछा जा सकता है। तो ये पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में ध्यान रखिएगा 2020 के बारे में। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो केरला बेस्ट गवर्नड स्टेट है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा अच्छे से गवर्न करने वाला स्टेट है। ओके, इसके अलावा अगर बड़े स्टेट में बात किया जाए, ठीक है ना, ये तो ओवरऑल हो ही गया, उसके अलावा जो बड़े स्टेट में अगेन, ये चूँकि ओवरऑल है तो जितने भी बड़े स्टेट हैं उसमें अगेन केरला ही टॉप पर है। छोटे स्टेट का बात किया जाए तो गोवा टॉप पे है ना, उसके बाद चंडीगढ़ जो है आपका वो यूनियन टेरिटरीज़ में टॉप पर है। ओके, चंडीगढ़, तो ये 3 ध्यान रखेंगे, केरला बिग स्टेट्स में, लार्जर स्टेट्स में, गोवा स्मॉलर स्टेट्स में, और यूनियन टेरिटरीज़ में चंडीगढ़। अगर बात किया जाए सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाला तो अगेन यूपी, ठीक है ना, बड़े स्टेट्स में यूपी। ओके, छोटे स्टेट्स में मणिपुर, और यूनियन टेरिटरीज़ में तब दादरा एंड नगर हवेली था, तो दादरा एंड नगर हवेली। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, ये आपको करेंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, और इस सेक्शन में भी पूछा जा सकता है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन निकालता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, बड़े स्टेट्स में केरला, छोटे स्टेट्स में गोवा, और यूनियन टेरिटरीज़ में चंडीगढ़ बेस्ट परफॉर्म किया है। सबसे बुरा प्रदर्शन करने में यूपी है, बड़े स्टेट्स के समूह में, छोटे स्टेट्स के समूह में मणिपुर, और यूनियन टेरिटरीज़ के समूह में दादरा एंड नगर हवेली। क्वेश्चन नंबर 8 है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमिटी सेट अप इन 2005? ऑप्शन है आपका डॉक्टर सोली जे सोराबजी, BP जीवन रेड्डी, VS मालिमाथ, PV राजमन्नार। ओके, तो पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी जो समिति था उसके अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर सोली जे सोराबजी, है ना। इनके बारे में ध्यान रखेंगे, ये जो है एक बहुत ही एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे, है ना, और फॉर्मर AGI भी थे। ओके, अटॉर्नी जनरल भी थे, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया, तो मे भी करेंट अफेयर्स के हिसाब से भी ये क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, है ना। इनका हाल ही में कोविड-19 से निधन हो गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल 2021 को। तो ये आपको जानना चाहिए इनके बारे में। ओके, तो डॉक्टर सोली जहांगीर सोराबजी पूरा नाम इनका था, और ये जो है फॉर्मर
अटॉर्नी जनरल भी रहे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स क्रिएटेड इन 2005। ठीक है ना, तो सोशल, इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल स्टेटस पता करने के लिए कि मुस्लिम्स के बीच ये सब जो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर है इनका क्या स्थिति है, पता करने के लिए कमेटी बिठाया गया था 2005 में। आपको बताना है उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है आपका HR खन्ना, BN श्री कृष्णा, AK माथुर या फिर राजेंद्र सचर। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेंद्र सचर इस कमेटी के अध्यक्ष थे। ठीक है, 2005 में कमेटी गठित हुआ था, 2006 में रिपोर्ट सबमिट किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू विथ गेटिंग थिंग्स डन विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स विच व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डज दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स। प्रशासन का संबंध चीज़ों को पूरा करने से है, परिभाषित उद्देश्यों के साथ पूर्ति के साथ, परिभाषित उद्देश्यों की पूर्ति के साथ। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को काम कराने से मतलब है, ठीक है, काम कराने से संबंधित है प्रशासन, और जो भी काम हो रहा है उसका उद्देश्य पूरा होना चाहिए, बस एडमिनिस्ट्रेशन का इतना ही मकसद है। तो ये व्यू जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का किस नज़रिया को दर्शाता है, यही क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कि प्रशासन का काम है चीज़ों को पूरा कराइए, जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा कीजिए, बस इतना ही है। तो ऐसा व्यू जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के किस नज़रिए को दर्शाता है, नैरोअर व्यू, इंटीग्रल व्यू, वाइडर व्यू या फिर मैनेजेरियल व्यू। ठीक है, तो काम कराने से मतलब अगेन मैनेजेरियल, जो कि आपको ऑब्वियस सा भी लग रहा होगा इसमें। ठीक है ना, बस काम होना चाहिए, है ना, मैनेजेरियल एस्पेक्ट यही होता है, काम करवाना है, काम पूरा होना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टू डू विद गेटिंग थिंग्स डन विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, ये मैनेजेरियल व्यू को दर्शाता है। ठीक है, तो ये सब जो है आपका अलग अलग टाइप का व्यूज़ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। जैसे कि पिछला जो हम लोग वीडियो देखे थे उसमें एक पॉस डी कॉर्ब व्यू हम लोग पढ़े थे। ठीक है ना, स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़े थे, ये भी एक व्यू था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का संबंध किस चीज़ से है। ठीक है, तो ये वाला अगर देखना है तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिर सब्जेक्ट मैटर व्यू होता है। ठीक है, सब्जेक्ट मैटर व्यू है एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगेन। ठीक है ना, जो कि पॉज डी कॉर्ब व्यू को ही थोड़ा उसके रिएक्शन में कह सकते हैं आप, ये जन्म हुआ था इस व्यू का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है ना, उसके अलावा मैनेजेरियल व्यू, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ ही गए। उसके अलावा इंटीग्रल व्यू होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ये सब अलग अलग व्यूज़ है, बहुत ज़्यादा डीप में जाकर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस इंट्रोडक्शन जानिए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने का एक, या फिर कह सकते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने का एक नज़रिया है ये सब, है ना। इंटीग्रल व्यू, मैनेजेरियल व्यू, पॉज डी कॉर्ब व्यू, है ना, सब्जेक्ट मैटर व्यू, तो ये सब अलग अलग नज़रिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने का। और अगर ये स्टेटमेंट के बारे में आपसे पूछ दिया जाता है कि ये वाला स्टेटमेंट एक्चुअली में दिया कौन था, तो नाम याद रखिएगा, लूथर गलिक। पिछले वीडियो में भी ये नाम शायद आया था। ठीक है, तो लूथर गलिक, ये स्टेटमेंट उन्हीं का दिया हुआ है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट जो है मैनेजेरियल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंट्रोड्यूस राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। ऑप्शन है आपका USA, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया या फिर स्वीडन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वीडन। ठीक है ना, ये काफ़ी पहले, है ना, लगभग 250 साल पहले ही, ये 1766 में ही एक फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट करके आया था इसका एक्ट, और ये जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसा एक कानून लागू किया था अपने देश में। ठीक है, काफ़ी सारा जो आज के डेट में डेवलप्ड कंट्री है वो सब भी तब काफ़ी पीछे था इस मामले में, है ना। USA में तो इस पिछले शताब्दी में ये लागू हुआ है। आई सपोज 1966 में उनका एक कानून आया था। ठीक है, कुछ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन करके कुछ ऐसा ही था, नॉट श्योर, नॉट इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। बस ध्यान रखिएगा कि ये जो है काफ़ी मतलब स्वीडन वगैरह जो है सब कंट्री काफ़ी पहले इन सब कंसेप्ट्स को, जिसको हम आज लागू कर रहे हैं, है ना, भारत में तो 2005 में आया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ओके, तो ये सब स्वीडन वगैरह कंट्री जो है काफ़ी मतलब शताब्दी पहले से ये सब करता आया है। ओके, ध्यान रखिएगा, स्वीडन पहला कंट्री था जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसा कानून लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू क्रिएट द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त। तो लोकायुक्त का संस्था जो है बनाने वाला पहला स्टेट कौन सा है। आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब या फिर आंध्र प्रदेश। तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये है महाराष्ट्र, है ना। महाराष्ट्र जो है 1972 में ही ऐसा एक संस्था बनाया था,
अगर आपसे पूछा जाता है कि जो सेंट्रल एक्ट है लोकपाल और लोकायुक्त का, है ना, 2013 वाला लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, वो बनने के बाद पहला कौन स्टेट था जो कि अपनाया इस एक्ट को, ठीक है, मतलब ऐसा ही एक सिमिलर एक्ट अपना विधानसभा में पास कराया और इसको अपनाया, तो वो था उड़ीसा, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। अगर हमारा सेंट्रल एक्ट से पहले का बात किया जाए या ओवरऑल बात किया जाए तो महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट था, और अगर सेंट्रल एक्ट जो 2013 में बना लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट, उसके बाद पहला कौन सा स्टेट था जो अपनाया, तो वो था उड़ीसा, है ना। इसको भी ध्यान रखेंगे, यस इट इज़ उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीवीसी का जो स्थापना है किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था? ऑप्शन है आपका एआरसी, कृपलानी कमेटी, संथानम कमेटी या फिर गोडवाला रिपोर्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। के संथानम कमेटी जो था जिसका कि ऑफिशियल नाम है कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन। ओके, ये जो है 1962 में गठित हुआ था, 64 में रिपोर्ट दिया और 64 में ही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का भी गठन हुआ था। ये सब भी स्टेट पीएससी में आपको पूछा जा सकता है कई बार, ठीक है। सीबीआई दे देगा, सीबीसी दे देगा, है ना, ये सब अलग अलग दे देगा आपको। इलेक्शन कमीशन कुछ 4-5 ऑर्गेनाइजेशन बगल में, कब वो सब बना है ऑर्गेनाइजेशन उसका आपका मैच कराने के लिए बोल सकता है। तो ये सब ईयर भी याद रखेंगे, ये सब भी पूछा जा सकता है ना। तो ये था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। ये सब गवर्नेंस का चीज़ है ना, एडमिनिस्ट्रेशन का चीज़ है, टू बी मोर प्रिसाइज। तो ये सब आपको पूछा जा सकता है, ये बहुत डाइवर्स टॉपिक है ना। आपका मेंस में एक सिलेबस तो दिया ही हुआ है, आप उससे भी थोड़ा क्लू लेते हुए पढ़ सकते हैं। मेंस का गवर्नेंस कर लेते हैं तो फिर उसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हालांकि अगर आप कुछ नहीं पढ़ते हैं तो 2 चैप्टर बहुत ज़रूरी है पढ़ना, जो कि मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आपको बताया है, 2 अलग अलग बुक से। ओके, वो 2 चैप्टर कम से कम पढ़ लीजिएगा, आपको क्रक्स समझ में आ जाएगा। मे बी 4 में 2 क्वेश्चन बन जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द प्लानिंग कमीशन इज डिस्क्राइब्ड एज इकोनॉमिक कैबिनेट बाय, ठीक है ना। तो प्लानिंग कमीशन को इकोनॉमिक कैबिनेट कहा है, किसने ऐसा कहा है ये आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि आर्थिक मंत्रिमंडल, ठीक है। तो ये कहे थे, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर, अशोक चंद। प्लानिंग कमीशन को अलग अलग नाम से जो है अलग अलग थिंकर्स, पॉलिटिकल थिंकर्स, इकोनॉमिक थिंकर्स जो हैं वो अलग अलग नाम से इसको बोला करते थे, है ना। तो जिसमें से एक इकोनॉमिक कैबिनेट है, कई बार इसको सुपर कैबिनेट, है ना, सुपर कैबिनेट भी बोला गया है, इसको पैरेलल कैबिनेट भी कहा गया है ना, कि असली में जो कैबिनेट है उसके पैरेलल में ये काम करता है, ठीक है। इसको कई बार फिफ्थ व्हील भी कहा गया है, फिफ्थ व्हील, ठीक है। तो इस तरह से ये सब अलग अलग नाम है इसका, फिफ्थ व्हील ऑफ कोच ऐसे भी इसको कहा जाता है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इकोनॉमिक कैबिनेट किसको कहते हैं, कभी आपसे पूछ सकता है, मे बी पैरेलल कैबिनेट किसको कहा जाता था, है ना, फिफ्थ व्हील ऑफ कोच किसको कहते हैं, सुपर कैबिनेट किसको कहते हैं, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, प्लानिंग कमीशन के लिए ये सब नाम दिया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकपाल, लोकपाल का गठन का रिकमेंडेशन इनमें से कौन दिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है बलवंत राय मेहता कमेटी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, एआरसी, या फिर कमेटी ऑन लोक अदालत, या फिर सिटीजन्स रिड्रेसल कमीशन। लोकपाल का सिफारिश कौन किया था, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ठीक है। लोकपाल के लिए बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन सिफारिश करता रहा है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कमीशन या कमेटी कह सकते हैं, ठीक है ना, 50 साल से। ओके, तो ये लोकपाल से संबंधित सारा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। लोकपाल और लोकायुक्त से कोई भी सवाल आपको पूछा जा सकता है और एकदम फैक्चुअल सवाल पूछा जा सकता है ना। तो फर्स्ट एआरसी जो था, फर्स्ट एआरसी है ना 1966, ठीक है, मोरारजी देसाई चेयरमैन थे। तो तभी से ये रेकमेंड किया जा रहा है कि ऐसा एक संस्था बनाया जाना चाहिए, है ना, फर्स्ट जो एआरसी था। और हालांकि मोरारजी देसाई बाद में जो है सो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने के चलते इधर वो रिजाइन कर दिए थे, तो फिर बन गए थे के हनुमंतैया, है ना। तो फर्स्ट एआरसी से संबंधित चेयरमैन का नाम आपसे पूछा जा सकता है। ओके, कब कौन से ईयर में गठित हुआ था वो सब पूछा जा सकता है ना। लोकपाल बिल पहली बार कब संसद में इंट्रोड्यूस हुआ था वो भी आपसे पूछा जा सकता है ना, ध्यान रखिएगा उसको। ओके, तो पहली बार इनफैक्ट लोकसभा में पास भी हो गया था, फिर लोकसभा जो है आपका भंग हुआ और बिल जो है वो लैप्स कर गया।
तो पहली बार लोकसभा में 1968 में इसको जो है सो ये बिल लाया गया था। इसके अलावा भी इसको कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी जो है रिकमेंड किया था आपको लोकपाल वगैरह, लोकपाल जैसा एक पोस्ट बनाने के लिए, ठीक है ना। ये 2002 में आया था, ठीक है, और इसको हेड किया था MN वेंकटचलैया, ठीक है। तो इनका भी नाम आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2002 MN वेंकटचलैया, ये जो हैं ये भी रेकमेंड किए थे, मतलब ये कमेटी भी रेकमेंड किया था लोकपाल लोकायुक्त जैसा संस्था बनाने के लिए। उसके बाद 2005 में आपका सेकेंड ARC अगेन ये भी जो है रेकमेंड किया इसको गठित करने के लिए। ओके, सेकेंड ARC वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में था। और तो ये सब जो इंडिविजुअल स्टैंड अलोन फैक्ट्स है, ये सब को ध्यान रखिएगा, ये सब आपको कोई भी पूछा जा सकता है ना, इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो लोकपाल से संबंधित, लोकपाल लोकायुक्त से संबंधित हर एक फैक्ट जितना पढ़ सकते हैं उसको पढ़ कर जाइएगा एग्जाम में, वो आपको पूछा जा सकता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस में बहुत हाई चांस है। ओके, RTI वगैरह ये सब से संबंधित क्वेश्चन आपको डेफिनेटली पूछा जा सकता है। ओके, तो आज का वीडियो अब यहीं पर एंड करते हैं, काफ़ी लंबा हो गया, बट आई होप कि आपको यहाँ पर कुछ नया जानकारी, कुछ नया कंसेप्ट, या फिर एटलीस्ट क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, किस तरह का क्वेश्चंस का अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, जो कि आपके PT में काम आएगा, आपको JPSC में, ये आपको एटलीस्ट समझ में आया होगा, है ना। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके देन, थैंक यू।